हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज में। और आज हम लोग डे 11 पे आ गए हैं। आज की क्लास बहुत आसान है और 3 नंबर आप सबके बड़े प्यार से कवर होंगे। ध्यान से अच्छे समझना। और आज की क्लास में जो मैं सिखाऊंगा वो आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन चारों चैप्टर के अंदर ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। इन चारों चैप्टर में फुल फ्लेज क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो, जहां भी पूछा जाएगा आप वहां पे लिख सकते हो। राइट, वहां पे ये काम कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इजी। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सबसे पहले, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, इन चारों केसेस के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं जिनको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? लायबिलिटी साइड 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला है जनरल रिजर्व, खाली रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। तो ये जो रिजर्व है, ये अगर आपको बैलेंस शीट में दिख जाए लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है जो पार्टनर्स ने अभी तक बांटा नहीं है। वर्कर्स के लिए कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं कि कल को वर्कर का अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, हम उसको यहां से कॉम्पनसेट कर सकें। और अगला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारी इन्वेस्टमेंट्स कल को गिर के खत्म ना हो जाए, रिस्क रहता है कल को हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन ना हो जाए, उसके लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर आपको बैलेंस शीट में इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3, 4 चीज आपको दिख जाए तो ये आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांटना है। ध्यान रखना इन चारों चीजों को। एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एडमिशन में 2 ओल्ड होते हैं, 2 में बटेगा। रिटायरमेंट में 3 ओल्ड होते हैं, डेथ में 3 ओल्ड होते हैं, तीनों में बटेगा। चेंज इन पीएसआर में तो सेम ही होते हैं, जो ओल्ड और न्यू सेम ही होते हैं, बस रेशियो चेंज हो रहे होते हैं। कुल मिला के ओल्ड रेशियो जिस जिसकी है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। और ये बटने के बाद नई बैलेंस शीट में फिर नहीं दिखेगा। अगर आपको एसेट साइड ये 3 चीजें, कोई भी 1, 2 या 3 चीजें मिल जाए, गुडविल पीएनएल का डेबिट बैलेंस से लॉस, अगर प्रॉफिट है तो लॉस नहीं दिखेगा, लॉस है तो प्रॉफिट नहीं दिखेगा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बोलते हैं इसको। ऐसा बड़ा खर्चा जो आपने आज कर दिया बट उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा। तो ये तीनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पीएनएल डेबिट बैलेंस और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये आपने ध्यान रखना है। बांटने वाले आइटम्स ये होते हैं। अगर कभी भी आपको बैलेंस शीट में दिख जाए तो आपने उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या क्या एंट्री होती है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की? रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में। इसी ऑल, अच्छा ऑल मैंने क्यों लिखा है? मैं यहां पे रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर मान के ऑल लिख रहा हूं। एडमिशन में ये ऑल नहीं होगा, एडमिशन में फिर ये ओल्ड हो जाएगा। ध्यान रखना, इन केस ऑफ एडमिशन आप ऑल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ओल्ड, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि नया में जो वो नहीं बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू एडवर्टाइज सस्पेंस टू गुडविल। और ये भी किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। और जब ये चीजें बढ़ जाएंगी तब ये चीज नई बैलेंस शीट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो था बेसिक रूल, बेसिक बातें। लेकिन हमें जो टॉपिक पढ़ना है, जो पेपर में सबसे ज्यादा चांस है पूछा जाने का, वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर, तो भगवान ना करे किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, कोई डेथ हो जाए, कोई सीवियर इंजरी हो जाए। अब उस सिचुएशन के अंदर कंपनी अचानक से पैसा कहां से लाएगी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए? इसीलिए कंपनी पहले से एक रिजर्व बना के चलती है, जिस रिजर्व का नाम होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया जाएगा, अगर किसी वर्कर का डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, तो ही इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। राइट, ताकि हमें अचानक से शॉक, सरप्राइज, झटका ना लगे। तो इसके अलग अलग केसेस होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वर्कर का क्लेम अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, नहीं क्लेम हुआ तो क्या होगा, फिर आपने रिजर्व नहीं बनाया और फिर क्लेम आ गया तो क्या होगा।
क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा, कि वर्कर दावा करता है कि जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आप कंपनी हमें इतना पैसा देगी, ये दावा है। और हम उस दावे को एडमिट करते हैं, हाँ जी बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर आपका डैमेज हुआ है तो कंपनी आपको भरपाई करेगी। ये लीगल कॉस्ट भी है और सोशल कॉस्ट भी है, राइट, ये एथिकल ड्यूटी भी है हमारी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है जो असाइड रखा जाता है प्रॉफिट से निकाल के, एक ऐसी लायबिलिटी जो वर्कर्स के लिए होता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए होता है। मैं अज्यूम करता हूं दो पार्टनर्स है ए और बी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना, ए और बी दो ही पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। अब ना ये एडमिशन का है ना रिटायरमेंट में कुछ बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं ए और बी, ऑब्वियसली एडमिशन का होगा, दो पार्टनर है तो तीसरे को बुला रहे होंगे। बस आपको ध्यान रखना है ये इनकी इक्वल रेशियो, जो भी कुछ बटेगा वो ओल्ड रेशियो के अंदर बटेगा। तो सबसे पहला केस क्या है? बैलेंस शीट में वर्कर्स के लिए कितने पैसे जोड़े हैं? 10,000। एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो सारा का सारा ये क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ए और बी 5,000 5,000 दोनों में बढ़ जाएगा, खत्म बात। यह है ट्रीटमेंट, राइट। वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए जोड़े, बट वर्कर्स का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी डैमेज वर्कर को नहीं हुआ, तो सारा का सारा WCR जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। और एंट्री क्या करोगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और बी, ठीक है। कितना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है? 10,000। पेपर में 10,000 को 10K मत लिखना, 0 लगा के लिखना। तो WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, आपने एंट्री पास कर देनी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सारे केसेस में कॉमन बात बताऊं, जितना भी WCR बैलेंस शीट के अंदर होता है ना, हमेशा वो क्या होगा? डेबिट होगा। और नीचे क्या आएगा? जो बट गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म बात। तो WCR जितना भी बैलेंस शीट में है वो डेबिट होगा ही होगा, ये फिक्स है। अच्छा, अगले केस पे आते हैं। वर्कर्स के लिए जोड़े आपने 10,000 है और वर्कर का 8,000 का नुकसान आ गया, राइट। वर्कर का 8,000 का नुकसान हो गया, आपने जोड़ा था 10,000 रुपए, वर्कर का डैमेज हो गया 8,000 रुपए, तो अभी भी 2,000 रुपए बचे हैं आपके पास, वो दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 2,000 रुपए। पिछली बार क्लेम कुछ नहीं था, सारा बढ़ गया था, अभी क्लेम 8,000 2,000 पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था 10,000 से आप डेबिट करोगे, हर केस के अंदर करोगे, और ये जो नुकसान हुआ है वो बैलेंस शीट में जाएगा किस साइड? लाइबिलिटी साइड। ध्यान रखना, ये जो भी नुकसान हुआ है वो बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा? लाइबिलिटी साइड। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, इसको बोलते हैं क्लेम एडमिट कर लिया कंपनी ने, प्रोविजन बना लिया कि जी 8,000 का क्लेम आया है, हमें भरना है, अभी भरा नहीं है, एडमिट कर लिया है तो कंपनी दे ही देगी। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा 1,000 1,000। पिछले केस में कोई क्लेम नहीं था तो 10,000 पूरा पार्टनर्स में बढ़ गया, अभी क्लेम 8,000 का है तो बाकी 2,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगर क्लेम 7 का होता तो 3,000 बढ़ता, क्लेम अगर 4 का होता 6,000 बढ़ता, क्लेम 5 का है 5,000 बढ़ता, क्लेम 1,000 का है तो 9,000 बढ़ता, क्लेम 9,000 का है तो 1,000 रुपए दोनों में 500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इतनी सी बात है, यही एंट्री पकड़ के दिमाग में सेट कर लो, बात खत्म। जितना WCR है डेबिट, जितना प्रोविजन फॉर जितना क्लेम बना है वो, और सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जो बैलेंस बचेगा, राइट। और केस देखते हैं जहां पे वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000 रुपए और क्लेम भी 10,000 का है, तो ये पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, 10,000 रुपए का नुकसान भी हो गया और 10,000 रुपए हमने जोड़े भी थे, ना कोई फायदा ना कोई घाटा, पार्टनर्स में फायदा बटेगा ही नहीं, है ही नहीं फायदा, कहां से बटेगा। तो एंट्री क्या करोगे? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम 10,000 का है, WCR भी 10,000 का है, यहाँ पे पार्टनर्स में कुछ भी नहीं जाएगा, दैट्स इट। इतना ही आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, पूरा का पूरा WCR जो है डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और आप ध्यान रखना, जितना भी क्लेम है ये न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस साइड? लाइबिलिटी साइड, ये बात आप कभी मत भूलना, राइट। नाउ केस नंबर 4, वर्कर के लिए जोड़े हैं 10,000 रुपए और क्लेम कितना हो गया आपका? 12,000। क्लेम ज्यादा हो गया, अगर क्लेम ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? सर आपने कहा था WCR को तो डेबिट करेंगे उतने से जितना बैलेंस शीट में है, और क्लेम को क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो भैया ऊपर 2,000 रुपए बच गया, तो अब ये नुकसान हो गया। वर्कर के लिए जोड़े 10,000 थे, क्लेम आ गया 12,000 का, हमने एडमिट कर लिया हाँ जी 12,000 का वर्कर का नुकसान हुआ है, तो ये जो 2,000 रुपए अब पहली बार ये नुकसान होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर आपने कुछ भी नहीं जोड़ा होता ना तो नुकसान पूरा 12,000 का होता, लेकिन तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000 ये होता, बट आपने नुकसान 12,000 का हुआ है, 10,000 तो जोड़ के रखा, 10,000 तो पहले से पता था नुकसान होगा, तो जो नुकसान हुआ है एक्चुअली वो 2,000 का हुआ है। और जो ये रीवैल्यूएशन का जो ये लॉस हुआ है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने का लॉस हुआ है? 2,000 का, दोनों पार्टनर जो है 1,000 रुपए बियर कर लेंगे, राइट।
सो अब इस केस में देखो, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है, वर्कर के लिए जोड़ा 10,000 रुपए, नुकसान 12,000 हो गया, तो पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल बना के क्या दिखाऊं? एक्चुअली मैं आपको एंट्री भी करा रहा हूं और साथ में आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ठीक है, कि ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में ट्रीटमेंट का भी यूज करेंगे। अगली बात, ये जो WCR, ये जो है ना, इसकी पोस्टिंग एंट्री क्या होगी? एंट्री के बाद इसकी जो नरेशन है वो क्या करोगे आप? बीइंग, यहाँ पे लिख देना, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000 इज क्रिएटेड और बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, खत्म बात। तो जो हो रहा है वही लिख देना, इस पे कभी नंबर नहीं करते, तो डोंट टेक एनी स्ट्रेस अबाउट दिस, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट, तो भाई यहाँ पे वर्कर के लिए जोड़ा 10,000 था, नुकसान 12,000, 2,000 का लॉस हो गया। लॉस कहाँ आता? रिवैल्यूएशन में। डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो ये 2,000 का टोटलिंग करोगे और ये 2,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन लॉस ए में और बी में 1,000। तो ये एंट्री तो हमने करी थी, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा। और रीवैल्यूएशन डेबिट टू बी, तो रीवैल्यूएशन देखो डेबिट हो गया 2,000 से, नीचे प्रोविजन है ही 12,000 का, 2,000 रीवैल्यूएशन का और 10,000 रुपए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। तो ये हो गया ट्रीटमेंट और ये हो गया आपका। अच्छा, नई बैलेंस शीट में कितना जाएगा? नई बैलेंस शीट में पूरा 12,000 रुपए आपको भेजना है। दैट्स इट, इतनी सी आपकी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है केस नंबर 5। वर्कर के लिए जोड़ा कितना है? कुछ भी नहीं, वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा आपने, और जो नुकसान हुआ है वो 10,000 का हो गया। अगर आपने कुछ भी नहीं जोड़ा तो WCR डेबिट होगा ही नहीं, सारा का सारा नुकसान कहाँ चला जाएगा? जो भी मैंने कहा, जो क्लेम है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो तो नीचे आएगा, और ऊपर कितना आएगा आपका? 10,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया 10,000। तो पूरा 10,000 रुपए का क्लेम बन गया, पूरा 10,000 का नुकसान हो गया, आपने कुछ भी जोड़ा नहीं है। यानी अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो इसमें लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000, और इसकी टोटलिंग करोगे 10,000, इसकी टोटलिंग करोगे 10,000, और लॉस आ गया है ना बाई रीवैल्यूएशन लॉस। तो लॉस जाएगा ए में और बी में, ये आएगा 5,000, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे लॉस की? ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया 10,000, ए डेबिट बी डेबिट, ये आएगा 5,000 और ये आएगा 5,000। डन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा काम हो गया। आई होप आपको सारे केसेस अच्छे से क्लियर होंगे, और जितना भी नीचे है वो तो नई बैलेंस शीट में जाएगा, ये फिक्स बात है। और जितना भी बैलेंस शीट के अंदर है वो डेबिट होगा WCR के नाम से, बट है ही नहीं तो डेबिट क्या होगा? तो वही लिखा हुआ, एनी टाइप ऑफ वर्कमैन कॉमन क्लेम आर ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। वो लायबिलिटी बन गई, हमने क्लेम एडमिट कर लिया, राइट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स तो मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, डिमांड फोर्स किस डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो कहीं हम पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, डूब ना जाए, इसीलिए हम लोग पहले से इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक रिजर्व बना के चलते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ तो हम इस पैसे का यूज कर सकते हैं। दैट रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके अलग अलग केसेस देखते हैं, और एक बात और ध्यान रखना कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, जबकि मार्केट वैल्यू इक्वल भी हो सकता है और लोअर देन द बुक वैल्यू भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी होगा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा, बिना इन्वेस्टमेंट के आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बना सकते। ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है ये वो है, और नीचे लिखा रहता है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू। पहले केस के अंदर आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, लेकिन एडिशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप या फिर ये कह लो कि मार्केट वैल्यू जो है वो भी 2 लाख ही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं। अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो मैं कैसे मान लूं इन्वेस्टमेंट बढ़ गया या इन्वेस्टमेंट घट गया? मैं मानूंगा इन्वेस्टमेंट उतने का उतना ही है, ना बढ़ाए ना घटाए। तो देखो इस केस में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा, देखो इन्वेस्टमेंट तो घटा नहीं, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दोगे। अगेन यहाँ पे भी हम अज्यूम कर रहे हैं 2 ही पार्टनर्स है और ये इक्वल रेशियो है, कल को 3 भी हो सकते हैं, कुछ और रेशियो भी हो सकती है, ओल्ड रेशियो में बटेगा, बस ये ध्यान रखना। जो भी पुरानी, यहाँ 2 ही पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वल है, 10,000 है तो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी अब इसकी एंट्री क्या करोगे? सेम टू सेम WCR की तरह, हर केस में WCR को डेबिट करते थे, यहां पे आप हर केस में IFR को डेबिट करोगे 10,000 से, और जो ये IFR है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, कितना कितना? 5,000, ठीक है। IFR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, खत्म बात। IFR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 5,000 बट गया, सेम WCR की केस 1 जैसा है, आप देख लेना, एग्जैक्टली सेम, नथिंग चेंज, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर।
अच्छा एक चीज और है, अब नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी, जितने की है 2 लाख की है तो 2 लाख की ही दिखेगी। कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है, कोई घटा नहीं है, तभी रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ आया ही नहीं है। अगर घाटा और फायदा होता तो रिवैल्यूएशन में आता, रिवैल्यूएशन है ही नहीं, और इस सारा का सारा आईएफआर जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। WCR के केसेस में ना वो WCR कभी फायदा नहीं हो सकता भाई, वर्कर के लिए क्लेम है ना, तो वो तो नुकसान होगा, फायदा कभी नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर मान लो क्लेम कम है, ज्यादा रिजर्व बना रखा है, तो वो जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बस इतना है। वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगला है इन्वेस्टमेंट से 2 लाख का और रिजर्व कितने का है, 1 लाख का, और मार्केट वैल्यू 194। अब इन्होंने दे दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 6000 से कम हो गया, 6000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, 1,94। जो भी मार्केट वैल्यू है उसको आप नई बैलेंस शीट में दिखा दोगे, लेटेस्ट वैल्यू। और 6000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6000 रुपए कम हो गई तो हमें नुकसान नहीं होगा, रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कभी नहीं करेंगे। क्यों, हमने पहले ही 10,000 रुपए जोड़ रखे हैं, हम पहले ही मान के चल रहे थे कि 10,000 का नुकसान होगा, नुकसान सिर्फ 6000 का हुआ है। तो कैसे करोगे, ध्यान समझना, आप हर केस में आईएफआर को डेबिट करोगे जितना बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू घट गई, आप सबको पता है इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट हैव डेबिट बैलेंस, और एसेट घटेगा तो एसेट्स को आपने क्रेडिट करना है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 6000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स घट गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आईएफआर 10,000 का है इन्वेस्टमेंट, बाकी जो बचा वो पार्टनर से बढ़ जाएगा, ए और बी में 4,000 बटेगा तो 2,000 दोनों पार्टनर्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। तो इसकी अब ट्रीटमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको। पहले केस में कुछ भी मार्केट वैल्यू घटा नहीं था, तो पूरा का पूरा 10,000 आपने पार्टनर्स में बांट दिया था। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो घट गया है 6000 से, तो 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया था, 6000 का नुकसान हो गया, तो 4000 दोनों पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा, 2000 2000, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 194 का दिखेगा। ये हो गया केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और इसकी रिगार्डिंग मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, जाके एसपीसीसी ऐप पे चेक जरूर करना, ठीक है। केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं यहाँ पे, 2 लाख के हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 10,000 का। इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 लाख के और रिजर्व कितने का है, 10,000 का, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 190, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 10,000 से कम हो गई, 10,000 का ही आपने रिजर्व बनाया था, तो कुछ भी बचा नहीं जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ जो पार्टनर से बटेगा। तो एंट्री क्या होगी, मैंने आपको कहा था जितना भी यहाँ पे आईएफआर है उतना तो आप डेबिट कर दो। और इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स होती हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो आप यहां पे क्रेडिट कर दोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 10,000 10,000, ठीक है। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा और कोई डाउट कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। केस नंबर 4, आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है 2 लाख की और जो रिजर्व बनाया है वो 10,000 का, और एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि मार्केट वैल्यू हो गई 1,75,000, यानी कि 25,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है आपकी। इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए, 25,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 10,000 तो आपने पहले ही जोड़ रखा है, 10,000 तो आप पहले ही मान के चल रहे थे नुकसान होगा, नुकसान 25 का। देखो नई बैलेंस शीट में 25,000 दिखेगा, 175 दिखेगा इन्वेस्टमेंट्स, नो डाउट, जितना भी लिखा रहता है वो नई बैलेंस शीट में दिखेगा। पर 25,000 के लॉस को हम यहाँ पे डेबिट 25,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है 10,000 से, नहीं तो 25 ही लिखते। टू इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे कितने की, 15,000 की, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे 15,000 की, ना कि 25,000 की। तो ये बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जितना कम हुआ है वो नहीं दिखाना। 25,000 से कम हुआ है, बट 10,000 तो पहले से हमने बना रखा है, नुकसान सिर्फ 15,000 का हुआ है, और इस नुकसान को कहाँ भेजेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये 7,500 दोनों में बढ़ जाएगा। अच्छा, एंट्री का रूल वही है, आईएफआर को आप डेबिट करोगे उतने से जितना बैलेंस शीट में है, इन्वेस्टमेंट जितने से कम हुआ है आप उतना इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कम कर दोगे। कितने से कम हुआ है इन्वेस्टमेंट, 25,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, आईएफआर था 10,000 का, तो डेबिट में जो बच रहा है बैलेंस 15,000 वो नुकसान है, उसके लिए आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। फिर लास्ट में लॉस है, तो लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7,500 15,000। तो ये देखो डेबिट था, बाद में क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डाल दिया, और यहाँ पे भी अगर देखोगे ना तो ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बात बराबर है,
ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 4। नाउ मूविंग टू, अब आप सारे केस में ना सिमिलैरिटीज देखना, मैं हर केस में सिमिलैरिटीज बता रहा हूं आपको, हर केस एक जैसा है। मैंने कहा था जितना भी आईएफआर हो उसको डेबिट करना है, यहाँ पे आईएफआर है ही नहीं, डेबिट कुछ होगा नहीं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, घट के 190 हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। देखो इन्वेस्टमेंट में जो भी नुकसान हुआ वो तो आप नीचे लिखोगे ही लिखोगे, कितनी वैल्यू गिरी 10,000 की। और डेबिट किसको करोगे आप, डेबिट करोगे आईएफआर को, आईएफआर 0 है तो फिर बचा क्या, तो सारा का सारा जो है वो 10,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, जो एंट्री पास होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है कितने का, 2 लाख का, घट गया 190 से, और आईएफआर कुछ है ही नहीं तो बटेगा भी कुछ नहीं, कुछ बांटने के लिए बचा ही नहीं है, और ये चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज, एसेट साइड 190। और जो नुकसान हुआ है 10,000 का, वो नुकसान की फिर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी AB2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 10,000 का नुकसान हुआ है वो दोनों पार्टनर से बढ़ेगा 5,000। यानी कि ये तो एंट्री होगी 2। अब ट्रीटमेंट में रीवैल्यूएशन में जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने से घट गई है, 10,000 से, रिजर्व कुछ है नहीं तो पूरा का पूरा 10,000। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट के लोग घट गई, किसी भी एसेट के लोग घटती तो रीवैल्यूएशन में दिखाते ना डेबिट साइड, बिल्कुल ये वैसा ही है, कोई रिजर्व नहीं बनाया। और ये जो 10,000 का आपको लॉस हुआ है वो आएगा बाई रीवैल्यूएशन लॉस, किस किस में जाएगा, ए में और बी में। ये आ गया 10,000, यहाँ पे आएगा 5,000, यहाँ पे आएगा 5,000, ठीक है। तो AB2 रीवैल्यूएशन ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं, और रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट केस, इन्वेस्टमेंट्स कितने की है बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 2 लाख का, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितने का है, 10,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,15,000, इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो है 2,15,000। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो सबसे पहली बात, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो फायदा हो गया, ये तो फायदे को दिखाओगे बाई इन्वेस्टमेंट्स, घाटा डेबिट साइड दिखाते थे, अभी बढ़ गया है तो 15,000 से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये टोटल करोगे 15,000, ये टोटल आ जाएगा 15,000, और 15,000 का ये गेन हो गया टू रीवैल्यूएशन गेन, और ये गेन किस में जाएगा, ए में और बी में, 7,500। तो भैया एक सबसे पहली बात, जो बैलेंस शीट में रिजर्व है वो अनअफेक्टेड है, उसको नहीं छेड़ना। रिजर्व था नुकसान के लिए, नुकसान की जगह फायदा हो गया तो रिजर्व तो सारा बढ़ जाएगा, पहले रिजर्व को कुछ छेड़ना ही नहीं है भाई, 10,000 रिजर्व था वो सारा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए घटी थोड़ी है, बढ़ी है, तो ये तो पूरा का पूरा 5,000 बांट दोगे आप, है ना, बिल्कुल जो भी आईएफआर था वो पूरा बढ़ गया। अब जो बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट अभी तक आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे, अभी इन्वेस्टमेंट्स क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। कितने से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, 15,000 से बढ़ गया है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। अब ये जो गेन है उसकी एंट्री रीवैल्यूएशन टू ए बी, नेक्स्ट एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो 15,000 का गेन हुआ है वो दोनों पार्टनर में, 7,500 तो 3 एंट्री पास होंगी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बढ़ने की, गेन को रिवैल्यूएशन में डालने की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग इन्वेस्टमेंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 15,000, और बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन इक्वल रेशियो। तो ये हो गया पूरा का पूरा आईएफआर के सारे केसेस, और इन्वेस्टमेंट की जो भी मार्केट वैल्यू एडिशन पॉइंट में है वो आपकी नई बैलेंस शीट में आप दिखा दोगे। दैट्स इट। और WCR IFR में सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में नो न्यू रेशियो, नो सैक्रिफाइसिंग, नो गेनिंग। डन। चलो तो आज WCR IFR मैंने अच्छे से करा दिया आपको। पेपर में चांसेस हैं इसकी एंट्री पूछी जाने की 3 नंबर में, तो बी केयरफुल, अच्छे से पढ़ के इनको प्रैक्टिस करके जाना। SPCC आप पे इसके होमवर्क क्वेश्चन में डाल दिए हैं क्रैश कोर्स मटेरियल के अंदर, तो उनको भी जाके जरूर बनाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो चले लाइक और शेयर जरूर करना।